हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज आपको हम बताते हैं जंतुओं में पोषण। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पादपों में पोषण, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा है जंतुओं में पोषण। तो हम जानते हैं कि सभी जंतुओं को भोजन करने की आदत अलग अलग है। कुछ जंतु अपने कोशिकाओं से भोजन लेते हैं, कुछ जंतु सीधे मुख से अपना भोजन लेते हैं और कुछ जंतु हाथ का उपयोग करके हम अपना भोजन मुंह तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए अमीबा है, पैरामोसियम है, ये कोशिकाओं द्वारा अपना भोजन लेते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो कुतर कर अपना भोजन लेते हैं, और मनुष्य है, बंदर है, ये सब अपना भोजन अपने हाथ की सहायता से मुख तक पहुंचाते हैं। तो सभी जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के आदत के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शाकाहारी। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, जिनका भोजन पेड़ पौधों से या उनके उत्पादों से प्राप्त होता है। यानी जो जंतु अपने भोजन के रूप में केवल पौधों का अथवा पेड़ों के फलों का अथवा उनके उत्पादों का उपयोग करते हैं, उन जंतुओं को हम शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होगा शाक धन आहारी। शाक में से होता है पौधे और आहारी में से उसका आहार करने वाले, यानी ऐसे जंतु जो पौधों और पौधों के उत्पादों को अपने आहार के रूप में लाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी जंतु। दूसरा है मांसाहारी। तो मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो दूसरों के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या दूसरों के मांस से अपना भोजन बनाते हैं, या दूसरे के मांस को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। तीसरा है आपका सर्वाहारी। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों के से उत्पन्न उत्पाद और मांस सबका उपयोग करते हैं। यानी वे जंतु जो इस सब का उपयोग करते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी। मांस का भी उपयोग करते हैं, दूसरे के जंतुओं के मांस का भी उपयोग करते हैं और पौधों का उपयोग करते हैं। तो पुनः बता दें आपको, शाकाहारी यानी वे जंतु जो पौधे तथा पौधों से उत्पन्न उत्पाद को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय, भैंस इत्यादि, ये शाकाहारी जंतु हैं। इसमें मनुष्य भी आता है। जैसे मनुष्य शाक खाता है तो इसमें मनुष्य भी आता है। मनुष्य सर्वाहारी में आता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का उपयोग करता है। तो ये केवल शाक का उपयोग करते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो दूसरों के जंतुओं के मांस का उपयोग करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, मनुष्य भी मांस खाता है तो उसको हम सर्वाहारी में लाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, शेर है, मेढक जो कीड़ों को खाता है, उसके बाद छिपकली भी कीड़ों को खाती है, छिपकली, भेड़िया इत्यादि। और सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी है, जो शाक का भी उपयोग करता है और मांस का भी उपयोग करता है। जैसे पालक, चौराई, भथुआ, इन सब का शाक भी खा जाता है। और ये मांस, चिकन, मटन यानी मुर्गे का मांस अथवा
बकरे का मांस का उपयोग करता है, तरह तरह के भी मांस का कई लोग उपयोग करते हैं। सूअर का मांस भी अधिक लोग खाते हैं, विभिन्न जातियों के लोग, तो इसकी बात अलग है, छोड़िए उसको। तो सर्वाहारी में आता है मनुष्य आ जाएगा, फिर कौवा आ जाएगा, कुत्ता। कुत्ता क्या है? मनुष्य की तरह है, जो देंगे नियर अबाउट खा लेगा वो। तो वे होते हैं सर्वाहारी। तो समझ गए। शाकाहारी जो शाक का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे और उनसे उत्पन्न उत्पाद का प्रयोग करते हैं, उनको कहते हैं शाकाहारी, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि। मांसाहारी वे जंतु जो मांस, दूसरे जंतुओं के मांस का उपयोग करते हैं, शेर, मेढक, छिपकली, भेड़िया इत्यादि। और सर्वाहारी वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी मांस भी खाते हैं और शाक भी खाते हैं। पेड़ पौधों से उत्पन्न उसके उत्पाद, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम सर्वाहारी। इस प्रकार इसमें पहले नंबर पर मनुष्य आता है, जो मनुष्य सब कुछ खाता है। फिर कौवा है, कुत्ता है इत्यादि। अब इसमें हम बताएंगे, अब भोजन की आदत के अनुसार ये 3 वर्गों में बांटे गए हैं, आपको हम समझा दिए। अब आइए, पोषण के कुछ प्रक्रम हैं, विभिन्न चरण है। पोषण प्रक्रम के विभिन्न चरण हैं। तो पोषण प्रक्रम के जो विभिन्न चरण हैं, जंतुओं में पोषण के 5 चरण पाए जाते हैं, और इन 5 चरण के से उनका पोषण संपन्न होता है। तो आइए अब हम बताते हैं आपको। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेना। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेना, यह कहलाता है अंतर्ग्रहण। और विभिन्न जंतु की विभिन्न तरीकों से ये भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अब जैसे मनुष्य अपने हाथों का उपयोग करता है भोजन के लिए, हाथ से मुंह तक लाता है और उसे भोजन को खा जाता है, खा लेता है, यानी इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। इसे दूसरी भाषा में कहते हैं भक्षण, यानी भोजन को ले लेना, भोजन को शरीर के अंदर डाल देना। तो हम आपसे बताए हैं विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार की तरीके होते हैं भोजन लेने के लिए। जैसे मनुष्य और बानर अपना भोजन मुख तक पहुंचाने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हैं। कीड़े मकोड़े सीधे अपने मुंह का प्रयोग करते हैं। और जो एक कोशिकीय जंतु हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिवेलिस इत्यादि, ये लोग कोशिकाओं की सहायता से अपने भोजन को खाद्य धानी में पहुंचाते हैं, और वहीं से उनका पोषण शुरू होता है, वहीं से उनका पाचन शुरू होता है। तो यानी अंतर्ग्रहण का मतलब यह होता है कि भोजन को शरीर के अंदर पहुंचा देना। यानी जिस विधि से जंतु भोजन का ग्रहण करते हैं उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। इन्हें दूसरी भाषा में हम भक्षण भी कहते हैं। अब दूसरा होता है पाचन। पाचन क्या है? जब भोजन शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो इसमें तमाम अविलेय कण होते हैं। भोजन में तमाम अविलेय कण होते हैं और यह जंतुओं द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वह एक समझिए कि एक लस्सी की तरह बनता है, लुगदी की तरह बनता है, और भोजन के कण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और उसमें जल, कण और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह टूटते हैं कि वह अवशोषण करने के योग्य हो। यानी वह छोटा टुकड़ा हमारी आंत द्वारा या हमारी पाचन नली द्वारा अवशोषण करने के योग्य हो। इस प्रकार हम कहते हैं इसे पाचन। अर्थात भोज्य पदार्थ के शरीर के अंदर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा जंतु की किसी कोशिकाओं के अवशोषण योग्य बनाने की क्रिया भोजन की पाचन कहते हैं।
जैसे अगर कोई भोजन है शरीर के अंदर गया तो वह भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है, लुगदी बनता है, और लुगदी बनने के साथ साथ वह इस योग्य बनता है कि वह अवशोषण हो सके। यह क्रिया भोजन की पाचन कहलाती है। तीसरा है अवशोषण। अभी अभी पाचन में हम आपको बताए हैं कि जो छोटे छोटे कण हैं वह अवशोषण योग्य हो जाते हैं। तो अवशोषण यानी छोटे भोजन के छोटे छोटे कण जल में मिल के अवशोषण योग्य हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं, और उन विलेय कणों को, छोटे छोटे कणों को, उन अणुओं को हमारी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित होकर कोशिकाओं में पहुंचते रहते हैं, और कोशिकाओं में पहुंचकर वह सीधे क्या होते हैं, रक्त में पहुंचते हैं। तो आहार नल, अब क्योंकि वो पच गया, अब पच के अवशोषित हो गया, और अवशोषित होके वह सीधे अब रक्त में पहुंचेगा। तो इस प्रकार अवशोषण की परिभाषा क्या हुई, आहार नाल जिसे हम आंत कहते हैं, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं को विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और जल में वह विलेय हो जाता है, तो आंत द्वारा वह जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित करके उसे सीधे रक्त में मिला दिया जाता है। यह क्रिया अवशोषण की कहलाती है। अब चौथे नंबर पर आता है आपका स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित भोजन द्वारा ग्रहण कर और उसे जीवद्रव्य में मिलाया जाता है, जो रक्त द्वारा ले जाकर उसे जीवद्रव्य में मिलाया जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। जो भोजन अवशोषित होता है, अभी अवशोषण में हमने आपको बताया है कि भोजन अवशोषित होता है, अब भोजन अवशोषित होने के बाद वह सीधे रक्त में पहुंच जाता है। अब क्या होता है, जब भोजन रक्त में पहुंच जाता है तो अब आता है स्वांगीकरण का नंबर। तो यह रक्त द्वारा जो पोषक तत्व है वह सीधे जीवद्रव्य को पहुंचा दिया जाता है। यानी अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करके उसे जीवद्रव्य में पहुंचा दिया जाता है, और जीवद्रव्य में जाकर वह विलीन हो जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, और इस भोजन का उपयोग करके कोशिकाएं अपने विभिन्न कार्य जैसे वर्ग करना या वृद्धि करना या जीवद्रव्य का निर्माण करना या ऊर्जा उत्पन्न करना, यह विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है। यानी जीवद्रव्य में जब पचा हुआ भोजन पहुंच जाता है तो वह विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है। शरीर के मतलब जीवद्रव्य की वृद्धि करना या कोशिकाओं की वृद्धि करना, जीवद्रव्य का निर्माण करना, या हमारे शरीर में जिन पदार्थों की कमी है उसको पूरा करना, ऊर्जा देना, यह क्रिया स्वांगीकरण की कहलाती है। अगर स्वांगीकरण की क्रिया नहीं होती है तो जीव में वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जीवद्रव्य का निर्माण नहीं होगा, और जब जीवद्रव्य का निर्माण नहीं होगा तो फिर कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। जब कोशिकाओं की ग्रोथ नहीं होगी तो मनुष्य की वृद्धि नहीं होगी। तो यह क्रिया स्वांगीकरण की कहलाती है। अब सबसे अंतिम पर आता है बहिक्षेपण और मल परित्याग, यानी बहिक्षेपण और मल उत्सर्जन। तो शरीर में जितना भोजन हम करते हैं, जितना हम खाते हैं, पीते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हैं, सभी का पाचन नहीं हो पाता है, और पाचन होता है तो सभी का अवशोषण नहीं हो पाता है, और जब अवशोषण नहीं होता है तो कुछ पदार्थ बच जाते हैं जो शरीर के योग्य नहीं होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, और वह पदार्थ हमारे क्रिया द्वारा उसको बहिक्षेपण कर दिया जाता है, यानी मल का परित्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार बहिक्षेपण और मल परित्याग क्या है, शरीर के में अपच पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया
मल परित्याग, बहिक्षेपण अथवा मल उत्सर्जन कहलाती है। यानी जो भोजन हमारे शरीर में जिसका कोई उपयोग नहीं है, अपच भोजन, हम ऐसे कह लें कि अपच भोजन जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको बाहर निकालने की क्रिया, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया हम बहिक्षेपण कहते हैं, मल उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार जंतुओं में भोजन के पोषण के 5 चरण होते हैं, 5 प्रक्रम होते हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जानें, सुने और देखें। यह बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। अंतर्ग्रहण, यानी अंतर्ग्रहण उसे कहते हैं जो भोजन को शरीर के अंदर ले जाना, यानी जिसे हम भक्षण कहते हैं। पाचन, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, अवशोषण योग्य बनाना, जल में विलीन हो जाना। अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषित करके, यानी मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषित करके, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का अवशोषण करके रक्त में पहुंचाने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। स्वांगीकरण, रक्त के माध्यम से उन पदार्थों को जीवद्रव्य में पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहती है। और बहिक्षेपण, जो अपच भोजन होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिस क्रिया द्वारा हम उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको मल उत्सर्जन अथवा बहिक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार जंतुओं में पोषण के 5 चरण हैं और आदत के अनुसार जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसको वीडियो को सुनें, समझें और देखें। इस वीडियो को कई बार सुनें। अक्सर परीक्षा में आ जाता है तो लड़का इस हेडिंग के अभाव में उसे लिख नहीं पाता है। तो अगर आप हेडिंग याद कर लेते हैं, इस वीडियो को सुन लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह तैयार हो जाएगा और आप उसमें कुछ न कुछ लिख देंगे, आपको कुछ नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार इस वीडियो को कई बार सुनें, देखें। और अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कमी नज़र आ रही है, किसी भी प्रकार की गलती नज़र आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक भी कर सकते हैं, ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है। हम नहीं कहेंगे कि आप लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लाइक करेंगे। लेकिन अगर गलती है तो कमेंट करना तो कतई नहीं भूलें और इसे देखें, समझें। अगर किसी कारणवश आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम यह चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में एक घंटी का निशान है, उसे दबा दें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो मिले या बने, आपको सारी वीडियो मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपकी जानकारी बढ़ती रहे। इस प्रकार आप वीडियो को सुनें, देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।